आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट सेशन के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ डिमॉड्यूलेशन ऑफ डीएसपी वेव। बेसिकली ये तो डीएसपी वेव आप लोगों को पता है क्या होती है। तो डीएसपी वेव जिसमें हम लोग डबल साइड बैंड यानी दोनों साइड बैंड अवेलेबल रहेंगी, बट उसमें कैरियर को सप्रेस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये सब डिस्कस कर चुका हूँ, उसको दोबारा रिकॉल करने से बार बार कोई मतलब नहीं है। जो इसमें डिमॉड्यूलेशन कराना है यहाँ पे, तो मेरे पास दो मेथड हैं, कोहेरेंट डिटेक्टर एंड कोस्टल लूप। ठीक है, बाकी ऊपर जो बेसिक्स लिखा हुए हैं वो आप पढ़ सकते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें कैरियर होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे जो कैरियर है वो 2/3 पार्ट आपका एक्सेस में ट्रांसमिशन पावर लेके जाता है, तो इस वजह से उसको अवॉइड कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। और उनको आपको ये भी मैंने डिस्कस किया है कि डीएसबी को जनरेट करने के लिए आपको प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर और रिंग मॉड्यूलेटर दो मेथड आपके पास थे, जिनको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो प्लेलिस्ट में चेकआउट करें और उनको दोबारा से देखें। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस है वो बेसिकली दो मेथड हमारे पास हैं। एक कोहेरेंट डिटेक्टर है आपके पास और एक दूसरा कोस्टल लूप है। ठीक है, देखिए कोहेरेंट डिटेक्टर जो है वो कोस्टल लूप दोनों में क्या प्रोसीजर है वो आगे बढ़ के देखते हैं थोड़ा सा। आपके पास देखिए कोहेरेंट डिटेक्टर में आपके पास एक डायग्राम सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे ये कोहेरेंट डिटेक्टर को शो करता है। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का ही हम लोग यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में हम लोग क्या देंगे, एक डीएसबी वेव देंगे, दैट इज़ एस ऑफ टी, एंड लोकल ऑसिलेटर की हेल्प से हम लोग एक कैरियर को जनरेट करेंगे और उससे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में इनपुट देंगे। तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा और उसको हम लो पास फिल्टर से पास करा देंगे, तो हमारा डिमॉड्यूलेटेड आउटपुट दैट इज़ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमें मिल जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें कोई खास प्रोसेस तो देखने को मिला नहीं। ठीक है, क्या करना है, डीएसबी वेव को लेना है, कैरियर को लेना है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में भेज देना है, एलपीएफ से पास कर देना है और आपको डिमॉड्यूलेटेड आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक फ़र्क है, वो मैं समझाना चाहूँगा आपको। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा प्रोसीजर यूज़ कर जी। तो देखिए सबसे पहले मैं मान लेता हूँ मॉड्यूलेटर का जो बैलेंस मॉड्यूलेटर है उसका इनपुट दैट इज़ डी एस बी वेव दैट इज़ इक्वल्स टू एस ऑफ टी। तो उसको मैं कंसिडर करके चलता हूँ ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी इंटू एम ऑफ टी। ये आपको पता है प्रोडक्ट होगा बेसिकली ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और आपका कैरियर सिग्नल का। तो दोनों का प्रोडक्ट मैंने लिख रखा है यहाँ पे, और ये डीएसबी वेव को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे एस ऑफ टी आपके पास एक सिग्नल था जो कि डी एस सी वेव थी। अब देखिए लोकल ऑसिलेटर जो होगा यानी हमारा जो ऑसिलेटर सर्किट होगा जो कैरियर वेव को जनरेट कर रहा होगा, तो उसको मान लेता हूँ मैं ए सी ऑफ 2 पाई एफ सी टी, एंड दिस इज़ योर मॉड्यूलेटिंग कैरियर सिग्नल। ठीक है, ऑसिलेटर का आउटपुट ये आपका दिखाई देगा। मान लेता हूँ 5 फेज़ है, बेसिकली हम लोग अभी तक कैलकुलेशन में 5 फेज़ को यूज़ नहीं करते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपको मान लेना है। ठीक है, तो फिर देखिए अब आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, तो आपको पता है कि वो दोनों इनपुट्स को क्या कर देता है, प्रोडक्ट कर देता है। तो यहाँ पे एस ऑफ टी इंटू सी ऑफ टी करेंगे। तो पहला सिग्नल देखिए आपके पास यहाँ से यहाँ तक का आपका पहला सिग्नल जो है ये बेसिकली मिला ये और ये। ठीक है, ये आपका डी एस बी एस सी वेव है और ये आपका ये वाला बिल्कुल ये आपका जो है कैरियर वेव है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमने किया और फिर हमें यहाँ पे देखिए यहाँ मैंने 2/2 कर दिया है, कॉस 2a कॉस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 कॉस ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जब आप ऑपरेट करोगे तो ये आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा। तो देखिए इसके आगे जब आप इस प्रोसीजर को लगाओगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इनको, तो बेसिकली देखिए ये और ये फॉर्मेट मिलेगा। अब देखिए आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चाहिए ना, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चाहिए तो उसमें हमें कैरियर का पार्ट नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पे ये कैरियर का पार्ट है तो ये अनडिज़ायर्ड सिग्नल है, जबकि यहाँ देखिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स भी हैं लेकिन इसमें कोई हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ एम ऑफ टी आपको दिख रहा है, बाकी तो एम्पलीट्यूड पे शो करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये हमारे डिज़ायर्ड सिग्नल है। अब इसको क्या करेंगे,
इस पूरे सिग्नल को लो पास फिल्टर से पास करा देंगे तो जो लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं यानी एम ऑफ टी आपका पास कर जाएगा, बट ये फ्रीक्वेंसीज़ आपके पास नहीं होंगी। तो जब ये फ्रीक्वेंसी पास नहीं होंगी तो ये रुक जाएंगी और आपको आउटपुट पे सिग्नल ये मिल जाने वाला है। तो वही मैंने आगे दिखाया है कि यहाँ पे डिज़ायर्ड सिग्नल ये है और आपको यही आउटपुट पे मिलेगा। तो ये जब आउटपुट पे आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जो है देखिए आपके पास आउटपुट ये आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए समस्या क्या आई है, यहाँ पे एक टर्म अवेलेबल है कॉस ऑफ फाई। तो यहाँ पे जो टर्म कॉस ऑफ फाई अवेलेबल है तो इसकी वजह से देखिए अगर फेस फाई जो है जीरो हुआ, ठीक है, फेस फाई अगर जीरो हुआ तो उस केस में आपको आउटपुट भी ये मिलने वाला है, नो डाउट, ठीक है। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़रा सेकंड पॉइंट पढ़िए, अगर फेस प्लस 90 या माइनस 90 हुआ तो प्लस 90 या माइनस 90 अगर फेज हो गया तो उस केस में आपको आउटपुट क्या है, ज़ीरो मिलेगा। आउटपुट ज़ीरो मिलेगा, दिस मीन्स दिस इज़ नोन एज क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, ठीक है। अब इससे समस्या क्या पैदा हुई, इससे समस्या ये पैदा हुई कि अगर फेज जो है हम लोग सेट नहीं करेंगे, दिस मीन्स जीरो फेज पे आपका मैक्सिमम आउटपुट है, बाकी वेरिएशन पे, फेज वेरिएशन पे आपके पास आउटपुट जो रहेगा वो प्रॉब्लम करेगा, इन द सेंस आउटपुट आपका जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसमीटर और जो है रिसीवर दोनों सिंक्रोनाइज करने पड़ेंगे, यानी दोनों सेम फेज में रखने पड़ेंगे, तभी फेज डिफरेंस आपका जीरो होगा और फेज डिफरेंस जीरो होने पर भी आपका आउटपुट ये मिलेगा। अदरवाइज़ आपका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड, या कह लीजिए जिसकी वैल्यू कम मिलेगी। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा डीएसपी। तो यहाँ पे क्या रहे, सबसे बड़ी जो बात है सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। इस बारे में मैंने डिस्कस पहले भी किया है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है ट्रांसमीटर और रिसीवर का, ठीक है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज़ कोस्टल लूप। तो बढ़ते हैं कोस्टल लूप की तरफ। तो देखिए आपके पास डायग्राम दिख रहा होगा, दिस इज़ अ कोस्टल लूप सर्किट। तो इस सर्किट में अगर आप देखो यहाँ पे कि इस सर्किट को थोड़ा सा अगर आप देखो तो देखिए यहाँ पे एक लूप तरह का दिख रहा हुआ है जहाँ पे दो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज़ किए गए हैं, ठीक है। दो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज़ किए गए हैं, बिल्कुल सिमिलर सर्किट है। अगर आप देखिए यहाँ से इतने सर्किट को एज्यूम कीजिए तो ये कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, यही तो सर्किट आपका अभी आपने यूज़ किया है, ठीक है। यही सर्किट अभी आपने यूज़ किया है जस्ट अबव द सर्किट। तो ये आपने अभी जस्ट यूज़ किया है, दैट इज़ नेम एज this is a coherent detector, okay। And if you see the lower part of the circuit, if you see in the lower part of the circuit including the oscillator, then this is a also coherent detector। तो देखिए यहाँ पे दो बेसिकली coherent detector हैं, बस दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों कोहेरेंट डिटेक्टर्स में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो फेजेस हैं, ऑसिलेटर का फेज़ जो है वो आपका चेंज करके दिया जा रहा है, दिख रहा होगा आपको 90 डिग्री फेज शिफ्टर दिया हुआ है। तो मतलब आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो सॉरी डीएसबी सिग्नल है, वो डीएसबी आपको दोनों प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को एक सा ही देना है, बट जो आपका कैरियर है वो आपको अपोजिट फेज करके देना है। इसमें पहले को अलग देना है, पहले को नॉर्मल दिया हुआ है देखिए +5, एंड दिस इज सेकेंड वन इज़ 90 डिग्री फेज शिफ्टर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री फेज शिफ्ट करके दिया हुआ है। तो अब इस केस में देखिए क्या पॉसिबिलिटी होगी, देखिए अभी लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो कोहेरेंट डिटेक्टर का आउटपुट होता है वो होता है AC/2 इंटू कॉस ऑफ फाई इंटू एम ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का फेज शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे देखिए सिग्नल जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन आ जाएगा कॉस की जगह, भाई 90 डिग्री फेज शिफ्ट करने को तो कॉस का साइन में बदल जाएगा। अब इस केस में आपको क्या करना है, तो इस केस में आपको इन दोनों आउटपुट को फेज डिस्क्रिमिनेटर को देना है। अब ये फेज डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, इन दोनों का फेज डिफरेंस करके, ठीक है, एक दूसरे को नलीफाई करके एक डीसी कांस्टेंट डीसी अप्लाई करेगा और उस फेज जो है उसको ऑसिलेटर को देगा। अब ये ऑसिलेटर देखिए फेज डिफरेंस का ही जो एरर आ रहा था वो कंट्रोल ऑसिलेटर, क्योंकि वही जनरेट कर रहा है फेज को, ठीक है। तो वो
बेसिकली वो अगर नलीफाई कर देगा अपने इफेक्ट को तो आई थिंक आपको आउटपुट क्लियर मिल जाएगी। तो यहीं VCO को देगा यानी वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को देगा और फिर फाइनली ये पूरा प्रोसेस चलेगा और आपको आउटपुट पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिल जाने वाला है। ठीक है, क्या यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लूप आपके सामने है। आपको पहले से आपको DSB सिग्नल क्या रहेगा तो ये आपको पता है, दिस इज़ अ DSB सिग्नल। ठीक है, और ये आपका कैरियर सिग्नल है। तो DSB सिग्नल और कैरियर सिग्नल अगर आप दोनों को देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट मॉड्यूलेटर अगर हम देखें तो क्या होगा, AC/2 × cos phi ऑफ m(t). एंड अगर हम सेकंड की आउटपुट देखेंगे तो क्या होगा, सेकंड की आउटपुट देखेंगे तो हमें AC/2 × sin ऑफ m(t) मिल जाएगा। अब क्या करना है, चूँकि देखिए दोनों में कॉस और साइन में दोनों में कितना का 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आपके पास अवेलेबल दिख रहा है। तो उस केस में देखिए जो LPF2 है, LPF2 मीन्स लो पास फिल्टर 2, उसका फेज जो है -90 फेज में है किसके, LPF(1) के। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेसिकली बस जितना ध्यान रखना है 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। अब क्या करते हैं, दिस both output is applied to the phase discriminator. Based on this phase discriminator produce DC। मैंने जैसा अभी बोला था क्या होगा कि फेज डिस्क्रिमिनेटर जो है इसी फेज के बेसिस पे आपका DC जनरेट करेगा और दिस सिग्नल इज अप्लाइड टू द VCO ऑफ टू अवॉइड बेसिकली टू अवॉइड द फेज एरर। अब ये सिग्नल जो है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को दिया जाएगा जिससे आपका फेज एरर नलीफाई होगा और आपको आउटपुट पे m(t) मिल जाएगा। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो क्या है कि कोहेरेंट डिटेक्टर और जो आपका कोस्टल लूप है ये दोनों DSB SC के मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। और मॉड्यूलेशन के लिए आपको प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर या बैलेंस मॉड्यूलेटर और रिंग मॉड्यूलेटर दोनों आपको मॉड्यूलेटर सर्किट होते हैं DSB के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं SSB डिमॉड्यूलेशन के बारे में। तो